हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर एग्ज़ाम जो 10 दिसंबर 2025 को लिया जाएगा, उसके लिए देखिए साइंस के यानी कि विज्ञान के जो प्रश्न सीएसबीसी द्वारा 2015 से लेकर के 2025 तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता देना चाहता हूं कि इन सभी 500 प्रश्नों को हम लोग 5 वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि एक वीडियो में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज हमारा यह पहला वीडियो है और इसी प्रकार से 5 सेशन में आपको करवाऊंगा और पूरा 500 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं अदर सब्जेक्ट भी आपको करवाऊंगा, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी मैं आपको करवा दूंगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस ड्राइवर एग्ज़ाम 2025 से संबंधित अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2025 के लिए साइंस के प्रश्न जो सीएसबीसी के द्वारा 2015 से लेकर के 2025 तक पूछे गए हैं, उनको इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और 500 प्रश्न हम लोग साइंस के कवर करेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर एग्ज़ाम 2025 के लिए। आज हमारा यह पहला सेशन है और इसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार से मैं आपको 5 सेशन कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति की आंख का निकट बिंदु क्या है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसी साल बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उससे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए कि एक सामान्य व्यक्ति की आंख का निकट बिंदु क्या है। देखिए, वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक सुस्पष्ट देखी जा सकती है, उससे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं और किसी सामान्य दृष्टि के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, आप सभी लोग ईमानदारी से अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ईसीजी में यानी कि ईसीजी में जो है पूछा गया है, ई का मतलब निम्न में से एक होता है। ई का मतलब क्या होता है ईसीजी में? अच्छा, ईसीजी का फुल फॉर्म आपको पता है क्या? ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यहाँ मैं अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, इसका फुल फॉर्म जो होता है यह आपका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना, एक ही में है कार्डियोग्राम, स्पेस नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ पर ई का मतलब पूछा गया है ईसीजी में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो हो जाएगा। सी से आपका कार्डियो हो जाएगा और जी से आपका ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई ईसीजी की। एक पूछा जाता है ईईजी। ईईजी क्या होता है? देखिए, ईईजी होता है ना, ईईजी, इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए जाता है। मस्तिष्क, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है और ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये हृदय के लिए होता है और ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ये भी बिहार पुलिस 2025 में ही प्रश्न पूछा गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? और इसी प्रकार से मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी करवा दूंगा। बस आप सपोर्ट करिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से आपको शॉर्ट में ER लिखा मिल जाएगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी
हिंदी में लिख दिया जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है अंतःद्रवी जालिका, यहाँ पर अंतःद्रवी भी बना सकते हैं, अंतःद्रवी जालिका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी याद रखिएगा और अंतःद्रवी जालिका भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए सोरबोर्न विश्वविद्यालय में, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, प्रोफेसर नियुक्त होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन सी है। ये भी बिहार पुलिस का ही प्रश्न है, इसी साल 2025 में पूछा गया है। तो देखिए 2 बार नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में, ये दिया गया है मैडम मैरी क्यूरी को। मैडम मैरी क्यूरी को 1903 में जो है ना, ध्यान रखिएगा 1903 में इनको दिया गया था। 1903 में इनको रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में दिया गया था, भौतिकी में, ठीक है ना। फिर 1911 में इनको रसायन की खोज के लिए दिया गया, मतलब रसायन के क्षेत्र में दिया गया था, रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए। तो 1903 में फिजिक्स के लिए दिया गया था और 1921 में रसायन के लिए दिया गया था, ठीक है। मैरी क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण के कारण घटित होता है। टिंडल इफेक्ट जो है, टिंडल प्रभाव, बताइए। इसी साल का क्वेश्चन है बिहार पुलिस 2025 का। देखिए फ्रेंड्स, ये टिंडल इफेक्ट जो होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट जो है इसका उदाहरण आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्या होता है ना कि धूल या धुएं से भरे कमरे में, आप ध्यान दीजिएगा, दिन में आप देखिएगा, आप अगर गांव वगैरह में रहते होंगे या शहर में भी आप देख सकते हैं, इस तरह से धूल या धुएं से भरे कमरे में किसी छिद्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश पुंज में कणों को उड़ते हुए देखना। देखिए धूल अगर आता है ना, तो प्रकाश की पुंज जब जाती है तो आप देखेंगे उस पर धूल उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये टिंडल इफेक्ट का एक तरह का उदाहरण है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्टेनलेस स्टील जो है निम्नलिखित धातुओं की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील, अच्छा पीतल भी पूछा जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल, ठीक है ना, पीतल पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे कांसा पूछा जाता है। कांसा किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर, इसमें याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकिल का, लोहा, क्रोमियम और निकिल का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, पीतल जो होता है ये किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और जस्ता का, यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो ये तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, ठीक है ना, कॉपर और टीन का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकिल का होता है। कॉपर, जिंक और निकिल का होता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये कैपिटल आर है, और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? देखिए साइंस के जो है 500 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं आपको 5 वीडियो में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, बहुत ज़्यादा समय आपका इसमें बर्बाद ना हो, ठीक है। 5 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? तो आपको याद रखना है आर इक्वल टू होता है 2f, ठीक है ना, आर इक्वल टू 2f। इसका मतलब क्या है कि वक्रता त्रिज्या दर्पण की फोकस दूरी की दोगुनी होती है। क्लियर? चलिए बिहार पुलिस का प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो है कौन सी ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा का योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा का योग होती है? किस किस ऊर्जा का? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा mgh, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं, और ये है आपका काइनेटिक एनर्जी ½ mv² गतिज ऊर्जा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न देखिए कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना तथा इसका वेग आधा, देखिए द्रव्यमान कितना किया जा रहा है? 4 गुना, वेग कितना कर दिया गया? आधा हो जाता है। तो वस्तु का संवेग क्या होगा? संवेग इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब कह रहे हैं कि मास इसका यानी कि द्रव्यमान इसका 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना, और इसका वेग कितना हो जाए? आधा हो जाए, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी आप प्रश्न बनाइएगा ना, तो आप क्या करिएगा, ये फॉर्मूला को बाहर निकालने का। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसमें से m और v निकाल देते हैं बाहर,
तो बचा कितना, ऊपर 4 और नीचे 2, यानी कि 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इतना ही होना चाहिए ना। चलिए एक बार आप भी सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए कि विद्युत उपकरणों को अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग के कारण लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि जो है इसमें से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फ्यूज़ का उपयोग, विद्युत फ्यूज़ का उपयोग। अच्छा, विद्युत फ्यूज़ जो होता है ना, इसमें आप ध्यान रखिएगा ये आपका निम्न गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोधकता वाला होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और विद्युत फ्यूज़ में जो है टीन और शीशे का मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, सबसे तेज। तो देखिए ध्वनि किस तरह की जो है आपका तरंग है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है ना, अनुदैर्घ्य तरंग याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग है, क्लियर। और देखिए ध्वनि जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा ठोस में इसकी गति होती है, फिर आपका द्रव्य में और फिर आपका गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठोस जो है स्टील दिया गया है। अच्छा, निर्वात में इसकी गति शून्य होती है। क्यों? क्योंकि निर्यात में जो है कोई भी माध्यम नहीं है और आप जानते हैं कि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्यात में, निर्वात जो होता है, वैक्यूम जो होता है, इसमें ध्वनि गमन नहीं करती है। ठीक है, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ध्वनि का 0 होता है। देखिए जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है। अच्छा, एक कोशिका आपने पढ़ा होगा और एक जीवित कोशिका यहाँ पर पूछा है। तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। दोनों ध्यान रखिएगा, कोशिका का रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका पूछेगा तो लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है ना। लुई पास्चर ने जो है किसका खोज किया था? किण्वन का। एक किण्वन है फर्मेंटेशन, किण्वन का खोज किया था लुई पास्चर ने। ठीक है ना, किण्वन का खोज इन्होंने किया था। ग्रेगर मेंडल को क्या जाना जाता है? मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि ब्लैक फुट एक रोग है, ये किसके कारण होता है? ब्लैक फुट रोग। अच्छा, ब्लैक फुट रोग है, यहाँ में 1 मिनट आप आंसर दीजिए, तब तक मैं लिख देता हूँ, फटाफट बताइए। तो देखिए ब्लैक फुट रोग है और एक इटाई रोग है और एक मिनी माथा रोग है। मैं तीनों बता देता हूँ। ब्लैक फुट रोग जो होता है ना, ये आर्सेनिक के अत्यधिक सांद्रण के कारण होता है, यानी कि आर्सेनिक युक्त जल वगैरह पीने से होता है। तो यहाँ पर आर्सेनिक है। इटाई जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है, इटाई। और मिनी माता जो होता है ये पारा यानी कि मरकरी के कारण होता है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पेट में से कौन सा अम्ल होता है, मतलब पेट में कौन सा अम्ल होता है, इतना ऐसा समझिए। तो पेट में कौन सा अम्ल होता है आपको पता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, पेट में मौजूद होता है। ठीक है, और इसका pH मान जो होता है 1.5 से 2 तक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये HCl जो है ना, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आने वाले सूक्ष्म जीवों को मारता है। और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन और एमाइलेज को सक्रिय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिएगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान बिहार पुलिस ड्राइवर साइंस टॉप 500 क्वेश्चन को हम लोग इस साल जो आपके पेपर में छपने वाले हैं उस प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये रंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंग के द्वारा। क्लियर। चलिए डीएनए का पूरा नाम क्या है? एक डीएनए है और एक आरएनए है। ठीक है ना। तो डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यह कोशिका नाभिक में स्थित एक वंशानुगत सामग्री है जो सभी जीवित जीवों की वृद्धि, विकास, कामकाज और प्रजनन के उपयोग किए जाने वाले आनुवांशिक निर्देशों को पारित करती है। और ये आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा? अच्छा, एक पौधे की वृद्धि का हार्मोन है और एक पौधे का वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है?
एक आपका वृद्धि अवरोधक है, ठीक है ना। तो वृद्धि अवरोधक जो है ना, ये कौन सा है, तो एब्सेसिक एसिड है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एब्सेसिक अम्ल या एब्सेसिक एसिड ही कही, एक तरह का एब्सेसिक एसिड, ये भी पादप हार्मोन है, ठीक है। और पौधे की वृद्धि वाला हार्मोन जो होता है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें से ऑक्सिन हो जाएगा, ऑक्सिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृद्धि रोधक हार्मोन पूछेगा तो एब्सेसिक एसिड हो जाएगा। ये आपका एथिलीन, ये फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है पादपों का, तो ये सब भी ध्यान रखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है, बताइए। तो देखिए पॉप जो है की आवाज करती हुई जलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। पॉप की ध्वनि जलना हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाता है। कोई भी जब पॉप की ध्वनि होगी और कोई वस्तु जल रहा होगा तो ये हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खाली स्थान दिया गया है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। अच्छा जीव द्रव, ध्यान रखिएगा, जीव द्रव बताइए तो किसने नाम दिया था, तो ये 1839 में 1839 में जो है ये J.E. पुरकिंजे ने दिया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पुरकिंजे ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और जीव द्रव जो है यह कोशिका का जीवित भाग है जिसमें विभिन्न कोशिकीय अंग होते हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने बताया था, कोशिका की खोज किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। कौन सा सरल अस्थायी उत्तक है जो पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति। तो देखिए ये आपका कौन सा है, कोलेनकाइमा है। कौन सा है, कोलेनकाइमा है, ठीक है ना। कोलेनकाइमा है जो पौधे के विकासशील भागों जैसे कि तने और पत्तियों को लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ यानी कि भोज्य पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं। हरी पत्तियाँ बताइए, हरी पत्तियाँ भोजन को किस रूप में संग्रहित करती हैं, तो फ्रेंड्स ये स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में, स्टार्च या मंड कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टार्च दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ये सारे बिहार पुलिस में, यानी कि जो CSBC एग्ज़ाम लेती है, CSBC, तो CSBC बिहार पुलिस का, ये बिहार पुलिस ड्राइवर का, बिहार मद निषेध पुलिस का, और उसके बाद देखिए अभी जेल वार्डर का आया हुआ, इन सब का एग्ज़ाम लेती है। फायरमैन का भी एग्ज़ाम लेती है बिहार पुलिस, फायरमैन का। तो सबका लगभग एक ही तरह का सिलेबस है जो GK GS का है, और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है 2025 में, आपने मतदान भी किया होगा, तो बताइए कि मतदाताओं के लिए किन स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्याही कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, ठीक है ना। अच्छा एक कृत्रिम वर्षा के लिए पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का। किसका, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का। और आजकल क्या कर रहा है कि सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन में नहीं दे रहा है, आजकल दे रहा है आपका सूखी बर्फ, जिसको कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है ना, सूखी बर्फ ये पूछ रहा है। तो सूखी बर्फ का भी प्रयोग किया जाता है और सिल्वर आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। अब देखिए यहाँ पर पादप कोशिका दिया गया, तो पादप कोशिका जो होता है ना, प्रश्न पूछा जाता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो देखिए पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है, बताइए। पादप कोशिका में क्या होगा इसमें, देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, रसधानियाँ भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तारकाय नहीं होगा, तो यहाँ पर तारकाय आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा, देखिए ये तारकाय जो है ना, इसको अंग्रेजी में सेंट्रोजोम बोला जाता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में तारकाय बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको सेंट्रोजोम बोला जाता है। सेंट्रोजोम इस तरह से दे देगा, सेंट्रोजोम, ठीक है ना, सेंट्रोजोम। तो दोनों याद रखिएगा, सेंट्रोजोम ऐसे दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, प्लाज्मोडियम में बताइए। प्लाज्मोडियम में देखिए, प्लाज्मोडियम में जो होता है ना, प्लाज्मोडियम में ये बहुविखंडन होता है, यानी कि बहुविभाजन होता है प्लाज्मोडियम में। अच्छा एक पूछ देगा लिस्मेनिया में,
लिस्मेनिया में जो है किस तरह से जनन होता है लिस्मेनिया में, तो लिस्मेनिया में याद रखिएगा द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है। अच्छा, एक पूछ देगा आपका अमीबा में, अमीबा में भी द्विविभाजन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए द्विविभाजन या द्विविखंडन, द्विविभाजन होता है अमीबा में, ठीक है। और एक आपका पूछेगा हाइड्रा में, हाइड्रा में किस तरह का होता है, तो हाइड्रा में होता है मुकुलन के द्वारा। यहाँ पर देखिए मुकुलन दिया गया है, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है। तो प्लाज्मोडियम बहुविभाजन, लिस्मेनिया द्विविखंडन, अमीबा द्विविभाजन, हाइड्रा मुकुलन, इन सब का प्रजनन विधि याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है अंग्रेजी में फेलोपियन ट्यूब। इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में इसको बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है, ठीक है ना, फेलोपियन ट्यूब। और हिंदी में इसको बोला जाता है डिम्ब वाहिनी, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है डिम्ब वाहिनी या अंड वाहिनी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में इसको अंड वाहिनी भी कहा जाता है या डिम्ब वाहिनी भी कहा जाता है। और ये जो डिम्ब वाहिनी है, फेलोपियन ट्यूब है, यह पतली नली की तरह होती है जो गर्भाशय यानी कि यूट्रस और अंडाशय यानी कि ओवरी को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान देख करके पूछा है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना, मस्तिष्क समन्वय केंद्र है हमारा शरीर का मेन। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, तो फ्रेंड्स ये इकाइनोडर्मेटा का है, इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऑर्थोप्रोडा में क्या आता है, ऑर्थोप्रोडा में झींगा आ जाएगा, केकड़ा आ जाएगा, तेलचट्टा आ जाएगा, ये सब आता है। और मोलास्का में क्या आ जाएगा, मोलास्का में आपका आ जाएगा सीप, घोंघी जो होता है ना, घोंगा घोंगी, ये सब मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा, और इस इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश आएगा, समुद्री अर्चिन आएगा, समुद्री अर्चिन इसको, ठीक है ना, स्टार फिश भी आता है, समुद्री खीरे सी कुकुम्बर आ जाएंगे इसमें। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, प्राकृतिक पारितंत्र। देखिए दो तरह के पारितंत्र है, एक प्राकृतिक पारितंत्र है और एक आपका कृत्रिम पारितंत्र है। तो देखिए प्राकृतिक पारितंत्र इसमें से पूछा गया है कि नहीं है, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये आपका बगीचा कृत्रिम पारितंत्र है। बगीचा किस तरह का पारितंत्र है, कृत्रिम पारितंत्र है। बगीचा, मछली घर जिसको कि एक्वेरियम बोलते हैं, उद्यान, खेत, ये सब कृत्रिम पारितंत्र है। तो पूछा गया कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो बगीचा, क्योंकि बगीचा कृत्रिम पारितंत्र है। और प्राकृतिक पारितंत्र में नदी, वन, रेगिस्तान, महासागर, झील, घास के मैदान, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। तो उदाहरण जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, चुंबकत्व पर आधारित, तो चुंबकत्व पर आधारित जो चिकित्सीय तकनीक है ये आपका कौन सा है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एम से मैग्नेटिक, आर से रेजोनेंस, आई से इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग चुंबकत्व पर आधारित एक चिकित्सीय तकनीक है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेकिंग सोडा इज सोडियम क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम, बेकिंग सोडा सोडियम, बताइए क्या है, जल्दी से बता दीजिए, आसान सा प्रश्न है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर देखिए सोडियम तो यहाँ पर दिया गया है, इज सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाली सोडा की बात हो रही है। फॉर्मूला इसका होता है NaHCO3 होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप, NaHCO3, क्लियर। चलिए और एक होता है आपका वॉशिंग सोडा जिसको कि धवन सोडा बोला जाता है, वो क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तुरंत कभी कमेंट करिए सभी लोग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे मृदा अपरदन को रोका जाएगा, तो फ्रेंड्स वृक्षारोपण के द्वारा, ठीक है ना, वन उन्मूलन के द्वारा नहीं, इससे तो और भी ह्रास होगा। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग द्वारा, जी नहीं, अतिचारण द्वारा, ये भी गलत दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है, पतली परत निम्न की है,
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इस्पात या लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसत लेपन की प्रक्रिया होती है, जिसको कि गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। यसत लेपन गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, गैल्वेनीकरण बोला जाता है इसको। और उस पर जस्ते की परत यानी कि जिंक की परत, या जिंक कहिए या जस्ता कह लीजिए, ठीक है ना, जिंक कहिए या जस्ता कह लीजिए, इसकी परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि विद्युत का तंतु बना होता है, विद्युत का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत का तंतु किससे बना होता है। तो फ्रेंड्स ये किससे बना होता है फटाफट बता दीजिए। तो ये टंगस्टन का बना होता है, किससे, टंगस्टन का। और विद्युत हीटर का जो क्वाइल बना होता है आप देखेंगे वो नाइक्रोम का बना होता है, विद्युत हीटर का, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, बताइए कहाँ पर पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक। तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है कहाँ पर, आरबीसी में, आरबीसी में, जिसको कि लाल रक्त कणिका बोला जाता है, आरबीसी। इस तरह से मैं लिख देता हूँ, आरबीसी में पाया जाता है। और इसमें यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है ना, प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। और आरबीसी जो होता है ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर में, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आपको याद रखना आरबीसी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, किस माध्यम के द्वारा होता है, बताइए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस माध्यम के द्वारा होता है। तो पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जल, वायु, कीट, इन सब के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनरेटर जो है ये बदलता है, बताइए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र बदलता है। सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो विद्युत जनित्र जो है ना, विद्युत जनित्र ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत जनित्र पूछे या फिर डायनेमो पूछे, डायनेमो भी एक ही तरह से है, दोनों को ध्यान रखिए, विद्युत जनित्र या डायनेमो पूछे तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। अगर विद्युत मोटर पूछेगा तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत सेल पूछेगा तो याद रखिएगा विद्युत सेल जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि डीआई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, बताइए। तो जो मेंडलीव थे ना, इनको तत्वों के आवर्त सारणी में उनके परमाणु द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा था, मेंडलीव को, ठीक है ना। इनको आवर्त सारणी का जनक भी माना जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछेगा तब हेनरी मोसले को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक तो मैंने बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जी से ग्रेगर, जे से जॉन और मेंडल यहाँ पर दिया गया है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, मटर के पौधे पर। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस पौधे पर किया था इन्होंने अपना शोध, तो मटर के पौधे पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, बताइए द्विकक्षीय होता है, कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, द्विकक्षीय होता है, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विकक्षीय किसका होगा, बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्क। शार्क एक असमतापी जंतु है जिसका हृदय द्विकक्षीय यानी कि दो कोष्ठ का होता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, दो कोष्ठ का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं।
तो देखिए क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल, यानी कि न्यूटन का ये थर्ड लॉ है, न्यूटन गति का तीसरा नियम। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। किसका बीज प्रोटीन और वसा का जो है प्रचुर स्रोत है, चलिए बताइएगा। तो ये सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन अगर आप ऑप्शन में देखिएगा प्रोटीन का ये सबसे प्रमुख स्रोत होता है, तो इस तरह से आप सोयाबीन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से उपार्जित लक्षण है, उपार्जित लक्षण बताइए। उपार्जित लक्षण इसमें से आपसे पूछा गया है। तो उपार्जित लक्षण जो है ना, ये आपका उपार्जित जिसको आप अर्जित कर सकते हैं। तो ये शरीर का वजन, ये बढ़ा भी सकते हैं आप, घटा भी सकते हैं। तो ये उपार्जित लक्षण है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय के उदाहरण है, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए बादल या कोहरा द्रव गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। द्रव गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा। अच्छा, ये नवीकरणीय है और एक होता है अनवीकरणीय। एक क्या होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में कौन सा आ जाएगा। अनवीकरणीय में आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यहाँ पर दिया गया, ये सब अनवीकरणीय है। यहाँ पर अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा आ जाएगा, जल ऊर्जा यानी कि जो हाइडल एनर्जी है, हाइडल एनर्जी, पवन ऊर्जा है, ये सब आपका क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल, यानी कि जिनमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की क्षमता होती है, यानी कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो उत्पादक वर्ग में आते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है ना, वो उत्पादक होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक, तो फ्रेंड्स देखिए बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है ना, वो कौन सा होगा इसमें से, तो ये आपका मीथेन हो जाएगा। अच्छा, मीथेन CH4, ठीक है ना। मीथेन क्या है, CH4 है फॉर्मूला इसका, और इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, और इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, देखिए पढ़िएगा प्रश्न सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। तो देखिए इसमें से जीवाणु से कौन कौन सा रोग होगा, तो हैजा हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, एंथ्रेक्स रोग भी होता है। बट इन्फ्लुएंजा जो होता है ये वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो कौन सा इसमें से पूछा गया है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। जीवाणु से कौन कौन से रोग होता है, पोलियो होता है, मतलब विषाणु से, वायरस से पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा भी हो जाएगा, उसके बाद HIV एड्स होता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अल्फा कण खाली स्थान दिया गया है के द्विआवेशित यानी कि डबली चार्ज्ड आयन होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स अल्फा कण हीलियम आयन के, किसके, हीलियम आयन के, ठीक है ना, हीलियम आयन के डबली यानी कि द्विआवेशित चार्ज आयन है। ठीक है, इनकी संरचना में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। वियोजित करने मतलब तोड़ने के लिए
या जोड़ने के लिए, पूर्ण करने के लिए, वियोजित करने के लिए या पूर्ण करने के लिए किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्विच का प्रयोग किया जाता है, स्विच का, जिसको कि हम लोग कुंजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्विच कहिए या कुंजी कहिए, यह एक तरह का यांत्रिक युक्ति है जो विद्युत परिपथ को इच्छानुसार जोड़ने यानी कि कनेक्ट करने और तोड़ने यानी कि डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, एक व्यास, ठीक है ना। देखिए एक व्यास समर्पित पुष्प, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है, एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल में दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसे एक व्यास समर्पित कहा जाता है। और मटर जो है ना, एक मटर का पुष्प, ये आपका एक जाइगोमॉर्फिक का उदाहरण है, व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मटर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो ये सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी है, ये जांघ की हड्डी है, ठीक है ना। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है, ये कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, और इसका नाम स्टेप्स है। स्टेप्स या कहीं कहीं आपको इस तरह से स्टेपी भी लिखा मिल जाएगा। स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, जड़त्व के नियम को बताइए, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। सब लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए न्यूटन के गति का पहला नियम जो है उसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है, क्योंकि वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था यदि वो विराम में है या फिर गति की अवस्था में है तो स्वतः परिवर्तन होने की प्रवृत्ति जो होती है उसमें नहीं होती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य, जैसे कि कोई वस्तु अगर गतिज अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे, ठीक है। तो यहाँ पर गति का पहला नियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, लैंगिक संपर्क से होता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण है, ये सिल्फिस है। कौन सा, सिल्फिस हो जाएगा, सिल्फिस, ये जीवाणु जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा, यहाँ पर वर्ण बना लीजिए, वर्ष नहीं है, वर्ण हो जाएगा ना। वर्ण मतलब रंग होता है, ठीक है ना। वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है। तो कौन सा रंग या वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, न्यूनतम प्रकीर्णित यानी कि कम प्रकीर्णित। तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वो कम प्रकीर्णित होगा, मतलब सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। तो लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है इसीलिए ये कम प्रकीर्णित होगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का है इसलिए ये अधिकतम प्रकीर्णित होता है। अगर यहाँ पर पूछता अधिकतम प्रकीर्णित होता है तब बैगनी होता है, न्यूनतम पूछा है तो यहाँ पर आपका लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए बताइए इसमें से। तो विशिष्ट गुरुत्व का प्रयोग किया जाता है किसका, हाइड्रोमीटर का प्रयोग। बैरोमीटर तो वाइड आप मापता है ना, ये आपको याद होगा, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, हवा की गति किससे मापी जाती है, तो हवा की गति किससे मापी जाती है, एनेमोमीटर से। वायुयान की ऊंचाई किससे मापी जाती है, अल्टीमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समस्थानिकों के, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सब दिखाई दे आपको ऑप्शन, हाँ दिख रहा है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि समान होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम इस तरह से लिखा जाता है Ca, ठीक है ना, और इसका 20 होता है, ध्यान रखिएगा कितना होता है, 20 होता है। तो साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो फ्रेंड्स देखिए खाद्य श्रृंखला में जो होते हैं ना उत्पादक, यानी कि जो हरे पौधे हैं, ये प्रथम पोषी स्तर होते हैं, जो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका उत्पादक हो जाएगा, ठीक है, उत्पादक हो जाएगा।
और द्वितीय पोषी स्तर पर जो शाकाहारी जंतु हैं जो इन पेड़ पौधों को खाते हैं वो दूसरे पोषी स्तर हो जाएंगे, और मांसाहारी जंतु हैं जो आपके तृतीय पोषी स्तर हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? इसमें से पूछा गया है कि इमल्शन का यानी कि पायस का उदाहरण है कौन सा, बताइए कौन सा इसमें से इमल्शन का उदाहरण है? तो इसमें से दूध आप देखेंगे, दूध इमल्शन का उदाहरण है, जबकि बादल, यहाँ पर दूध हो जाएगा, जबकि बादल, धुआं और कोहरा जो है ना ये एरोसोल के उदाहरण है, ये एरोसोल के उदाहरण है, ठीक है ना, एरोसोल के उदाहरण है। तो ये सब भी ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? अब इस तरह के प्रश्न को आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, इस तरह के प्रश्न का वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये 30.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बताइए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है, जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, सभी पौधे होते हैं कायिक परिवर्धन में। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कायिक परिवर्धन में? तो देखिए, इसमें होता है क्या कि सभी पौधे अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके चलते विभिन्नता पैदा नहीं होती है। तो अनुवांशिक रूप से समान होते हैं ये, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना ये आपके मोनेरा संघ के, मोनेरा समूह के, मोनेरा जगत के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है, CSBC के एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। तो ये किया जाता है आपका इसमें से सिलिकॉन का, ये एक जो है आपका अर्धचालक है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर सिलिकॉन हो जाएगा ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना? ओजोन यानी कि O3, याद रहेगा ना आपको, याद रखिएगा। O2 हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ पर O3 हो जाएगा। ऑक्सीजन परमाणु से बना है तो 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि और ओजोन आपको याद है ना कि यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को सोख कर पृथ्वी की रक्षा करता है। बायोगैस का मुख्य घटक, तो यहाँ पर मीथेन हो जाएगा, मार्स गैस इसको कहा जाता है। चलिए, वनस्पति तेलों में साधारणतः ही होती है, साधारणतः होती है वनस्पति तेलों में, बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, लंबी और असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, ठीक है ना, एक द्वि आबंध उपस्थित होता है। चलिए, उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा है, बताइए ग्रीन हाउस प्रभाव, फटाफट बताइए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बढ़ती मात्रा में वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर जो है ये ऑक्जेलिक एसिड का, किसका? ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है। अच्छा, टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है ये इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, और जो कच्चा आम होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू संतरा में पाया जाता है, नींबू में, संतरा में। एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? बताइए किसका ऊर्जा घर?
तो देखिए ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी का कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। और एक आपका लाइजोसोम है, लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बता दीजिए, इसमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अमीबा जो है ना, ये परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है, ठीक है ना। और अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, कूटपाद पाया जाता है, कूटपाद, कूटपाद के द्वारा ये भोजन ग्रहण करता है, याद रखिएगा आप, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? द्विगुणित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका डिंब है ना, डिंब यानी कि अंडा, ये पुष्पित पादप का द्विगुणित भाग नहीं है। जबकि आप देखिएगा ओवरी यानी कि यहाँ पर देखिए अंडाशय, दलपुंज, ठीक है ना, और युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित भाग होते हैं, और ये द्विगुणित भाग नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? दिक् परिवर्तक, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में, ठीक है ना, या परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है विद्युत मोटर में। चलिए उसके बाद देखिए, रदरफोर्ड प्रकीर्ण प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग है उसमें अल्फा जो पार्टिकल था, अल्फा कण था, उसका स्रोत क्या था? बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका इसमें पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो ये आपका हीलियम नाभिक था, ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए हीलियम नाभिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हीलियम नाभिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या बोलते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को बोला जाता है कर्ण पल्लव, और अंग्रेजी में इसको पीना बोला जाता है, PINNA, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समान आकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते, समान प्रकार के, ठीक है ना, समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में, समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो देखिए इसमें ऊपरी भाग अवतल का होता है और निचली भाग उत्तल लेंस का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल और उत्तल। और देखिए उत्तल लेंस जो होता है ना, यह निकट दृष्टि की सुविधा देता है, और अवतल जो होता है ये दूर दृष्टि की सुविधा देता है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? दीर्घ तरंग विकिरण का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। प्रकीर्णन या विखरना, तो यहाँ पर देखिए विखरना दिया गया है, ठीक है ना, ये दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, ठीक है। इन तरंगों में चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों प्रक्रिया होती है, चालन, संवहन और विकिरण, इसमें ये विखरना नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा। चलिए निम्नलिखित में से देखिए कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? कौन सा एक इसमें से समान त्वरण का उदाहरण है, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे समान त्वरण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, ठीक है ना, तथा ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मुक्त गिरती वस्तु में त्वरण का मान जो होता है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बताइए, कोई भी वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह किस पर निर्भर करता है? तो आपने उत्प्लावन बल पढ़ा होगा, कोई भी वस्तु एक तरल में तैरेगी, उत्प्लावन बल आपने पढ़ा है ना, उत्प्लावन, इस तरह से शायद प्लावन बल, उत्प्लावन बल, ठीक है। तो कोई भी वस्तु तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह वस्तु तथा तरल के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु तैरती है, और जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु तरल में डूब जाती है, ठीक है ना। तो वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि 4 ओम का प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोध है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं 2 किनारों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस निकालना है, किन्हीं 2 किनारों के मध्य का, ठीक है ना, किन्हीं 2 किनारों का मध्य का। तो देखिए एक तो आपका हो जाएगा किन्हीं 2 किनारों का, तो आप अगर 2 किनारों का ले लीजिए तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो 2 श्रेणी क्रम में हो जाएगा। 4 ओम का है तो ये 8 ओम हो गया, और एक आपका है यहाँ पर, एक हो जाएगा आपका, 2 हो गया आपका श्रेणी क्रम में, और एक हो जाएगा समानांतर क्रम में, एक आपका समानांतर क्रम में हो जाएगा। तो इसको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, आप समानांतर में निकालना है तो R1 इंटू R2 इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, यही फॉर्मूला होता है ना समानांतर का। तो एक 8 ओम है, एक 4 ओम है, तो 8 4 12 मतलब 8 चौका 32 ओम हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 4 12 ओम। तो देखिए 4 3 12 और 4 8 32, यानी कि 8/3 उलट जाएगा तो कितना हो जाए, यानी 8/3 ही होगा ना, उल्टेगा नहीं इसमें, तो 8/3 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है। देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है ना, हो गया ना रिपीट, ये तो ठोस में चल रही है। अभी मैंने बताया कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करेगी, ध्वनि की गति शून्य होती है निर्वात में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका इसमें से पूछा गया है कि कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। चलिए बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका वर्म है, यानी कि अंडाणु है सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो यहाँ पर सबसे लंबी अगर रहता तब तंत्रिका होता, सबसे बड़ी पूछा है तो अंडाणु होगा, ठीक है। वायु जनित रोग है, वायु से होने वाले रोग, तो तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सभी रोग होते हैं। चलिए आपके नाखून बाल त्वचा, नाखून बाल त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक ही प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं, और यह एक तरह का प्रोटीन होता है, और जिससे हमारे नाखून बाल और त्वचा बने होते हैं ना, उसी पदार्थ से जानवरों के खुर सिंग भी बने होते हैं, और ये पदार्थ कौन सा होता है, केराटिन होता है, ठीक है ना, एक तरह का ये प्रोटीन होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है ना। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है, अवक्षेपी अंग का उदाहरण इसमें से कौन सा है, बताएंगे अवक्षेपी अंग का उदाहरण। तो देखिए इसमें से देखिएगा तो आपका विकल्प के अनुसार जो कान की मांसपेशी है ये अवशोषी अंग का उदाहरण है, कान की मांसपेशी, ठीक है ना। अपेंडिक्स भी है, टॉन्सिल भी है, निपल्स वगैरह होते हैं पुरुष के, साइनस, ये सब भी अवशोषी अंग होते हैं। तो ये सब भी आप अंग का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार से इसमें कान की मांसपेशियाँ हो जाएगा। अच्छा, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, ठीक है। चलिए देखिएगा पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा होती है, बताइए। तो ये आपका होती है कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं के कारण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। करेक्ट आंसर इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, सब लोग बताइए कौन सा इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पार्श्व विभाज्य उत्तक उत्तक, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पार्श्व विभाज्य उत्तक उत्तक हो जाएगा जो कि तनों तथा जड़ का घेरा बढ़ाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए, ठीक है ना, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वाष्पीकरण तथा क्रिस्टलीकरण दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है, वाष्पीकरण भी है क्रिस्टलीकरण भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन है, सबसे अधिक न्यूट्रॉन। तो देखिए 54 - 26 कर 59 - 26 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 59 - 26 करके देख लीजिए तो ये आपका 3 और ये 3 33 हो जाएगा। अच्छा ये आपका 31 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 30 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो इसी में हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी कि गोली अभेद आवरण में किस शीशा का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किस शीशा का बुलेट प्रूफ स्क्रीन में, बताइए। बुलेट पॉलीकार्बोनेट का, ध्यान रखिएगा पॉलीकार्बोनेट ग्लास का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
और इसका प्रयोग मिलिट्री वाहन में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि एक तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, तो 16 किसका है? सल्फर का होता है। किसका होता है? सल्फर का। और सल्फर क्या है? एक अधातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 ही होता है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और पानी का H2O के मिश्रण को अलग करने के लिए। बताइए। तो ये आपका सेपरेटिंग फेनल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी ने किया था। किसने? नरेंद्र कपानी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करता है? 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम, बताइए फटाफट। 1 ग्राम यूरेनियम, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम यूरेनियम। तो ये आपका 4.5 टन उच्च ग्रेनेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर। उसके बाद देखिएगा कि एक परमाणु इकाई के, 1 मिनट रुक जाइए, पूरा प्रश्न देखिए। परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का क्या अर्थ है? बताइए। तो एक परमाणु ऊर्जा इकाई यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्रिटिकल यानी कि क्रांतिक बनने का अर्थ है ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के एक न्यूट्रॉन बनाने वाली श्रृंखला में स्थापित हो जाना, अर्थात नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया स्थापित हो जाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, वर्मी कंपोस्ट होता है, बताइए। ये आखिरी क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट फटाफट बता दीजिए। वर्मी कंपोस्ट होता है, सब लोग बताइए। वर्मी कंपोस्ट, तो ये एक जैविक जैव उर्वरक है, एक जैविक जैव उर्वरक है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है ना। केचुआ वगैरह आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला सेशन कंप्लीट हो गया, और इसी प्रकार से मैं आपको 4 सेशन और करवाऊंगा, और पूरा 500 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन को लाइक कर दीजिए, और एक ग्रुप में फटाफट इसको अभी शेयर कर दीजिए।